हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब लोग आज फिर से मेरे साथ आ चुके हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट 4 है और यहाँ पर हम ऐसी कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकती है। इवन 9th के एग्जाम्स में ही नहीं, जो आप आगे एग्जाम देने वाले हो, लाइक एनटीएससी का एग्जाम अगर आप देते हो, लाइक आप जेई का एग्जाम देते हो, लाइक नीट का एग्जाम देते हो, तो वहां पर भी ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो भाई चलें फिर, ऐसे चैप्टर को तो बहुत अच्छे से हमें पढ़ ही लेना चाहिए। क्यों? उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ई सरल है तो सब सरल है। ई सरल ने साबित किया है कि ई सरल की जो मैथडोलॉजी है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो स्टूडेंट स्पेसिफिक है और वो बेस्ट है। इंडिया की बेस्ट मैथडोलॉजी है जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि इन बच्ची ने करके दिखाया, प्रिया शाह ने 199 आउट ऑफ 200। वैसे ही अभी जो टर्म 2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, फाइनल रिजल्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि 100 आउट ऑफ 100 होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है कि नहीं बच्चों? तो होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे जेई में हमने फोड़ा है, जैसे नीट में हमने फोड़ा है, तो भैया मचा रखा है और आप अगला चेहरा होगे जो इस बोर्ड पर यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे। देखो, इससे पहले अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अपन ने केमिकली भी इनको डिफाइन कर दिया था कि मेटल्स किस टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्सचर के बारे में बात करी थी अपन ने। उसके बाद अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कर दिया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है ना? कैसे? इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, यानी कि कैसे वो जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, कैसे वो लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आप में से जो भी बच्चे हैं उनको ये बोलना चाहूंगा, अगर आज आपका पहला क्लास हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तो इससे पहली वाली सारी क्लासेस आप जाकर देखें। क्यों देखें? क्योंकि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो बेस कॉन्सेप्ट है वो पिछली क्लास में है। जैसे मैंने लेटेंट हीट की बात करी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करी थी। ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर में मैंने मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करी थी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है वो वापस से, या फिर वापस से क्या, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछले वीडियोस, वो जाकर देखेंगे और जरूर देखेंगे। ठीक है? तो भाई आ जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको एक ही डायग्राम में सारा कुछ बताना चाहूं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर की जो स्टेट है, दैट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। या तो मैं टेम्परेचर चेंज करके उसको चेंज कर सकता हूं या फिर प्रेशर चेंज करके कर सकता हूं। टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल अपन ने बताया कि जो आइस होता है, उस आइस को आप खुले में रख दो, टेम्परेचर में रख दो बाहर, तो वो पिघल जाता है और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। यानी कि यहाँ पर स्टेट चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है? किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से, प्रेशर की वजह से। अगर मैं बात करूं तो जो आपके घरों में सिलेंडर आते हैं जिनसे आप खाना बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर, उसमें आप ऐसे हिलाकर देखना, आपको लगेगा यार इसमें पानी जैसा कुछ भरा हुआ है। वो पानी नहीं है, वो गैस है। अब आप बोलोगे सर उसमें तो लिक्विड भरा हुआ है, और आप बोल रहे हो गैस है। उस गैस को हाईली प्रेशराइज करके भरा गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। यानी कि वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो क्या हो गया, अब गैस थी पहले और उसको कंप्रेस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। यानी कि यहां पर भी इंटर कन्वर्जन हुआ किसका? स्टेट का। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। तो यानी कि दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने बात ही सॉलिड की करी, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्जन होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो दैट कन्वर्जन इज नोन एज फ्यूजन। क्या कहलाता है वो? फ्यूजन। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? लेटेंट हीट मतलब हीट, जो जितना अमाउंट ऑफ हीट जितना रिक्वायर है 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको लेटेंट हीट। और ये जो प्रोसीजर है सॉलिड से लिक्विड वाला, ये क्या कहलाता है? फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसी प्रकार लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को बोलते हैं हम वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। अब ये तरीका तो अपन को पता है। वेपराइजेशन में अपन ने वो भी पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में कन्वर्ट करना था हमें, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आया था वहां पर।
ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर तो हमें पता है भाई, ये वाला रास्ता तो मुझे पता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा रास्ता भी है जिससे आप सॉलिड से सीधे किस में आ सकते हो, गैस में। तो ये वाली स्टेप जो है, यूं चल के आप यूं आ रहे थे, वो डायरेक्ट भी आ सकते हो। ये वाली स्टेप आपकी इससे गायब हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्ट होता है सॉलिड से गैस में कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। और ये स्पेशल टाइप के कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ही इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, या जो ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं सब्लिमेशन वाली। सब नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता अपनाते हैं? लंबा रास्ता, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। कुछ ही लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो ये शॉर्टकट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आगे भैया सीधे रास्ते चलना, मुझे तो उल्टे रास्ते जाना है, फिर मैं क्या करूं? उल्टे रास्ते में मतलब जैसे मैं यहां पहुंच गया, वापस गैस से सॉलिड बन गया। अगर मुझे सॉलिड से गैस बनाना हो तो सॉलिड से गैस बनाऊंगा तो मैं इसको बोल दूंगा रिवर्स सब्लिमेशन, या फिर इसको भी हम सब्लिमेशन के नाम से बोल सकते हैं। यानी सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाता है? रिवर्स सब्लिमेशन, या फिर यू कैन से सब्लिमेशन ऑल्सो। अब गैस से अगर मैं लिक्विड में बनाऊं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। जैसे आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आप क्या करते हो, आपकी भगोनी में पानी रखा हुआ है, आपने गैस को ऑन कर दिया, तो उसमें से वो बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल होकर ऊपर आपने एक रख दिया, उसके ऊपर प्लेट से ढक दिया उसको। तो प्लेट से ढक दोगे आप, तो वो गैस बनकर जो निकल रही थी उस प्लेट को आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा उसमें से बहुत सारा पानी गिर रहा है प्लेट में से। जब आप भगोने के ऊपर से प्लेट हटाओगे तो पानी गिरता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो जो स्टीम बनकर, जो पतीले के जो सरफेस थी वाटर की, उस वाटर से जो स्टीम बनकर जो गैस बनकर आया था, वो उस प्लेट से टकराकर क्या हो गया? कंडेंस हो गया। क्या हो गया? कंडेंस। यानी कि वो गैस आया था लेकिन गैस किस में बदल गया? लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। समझ में आ रही बात है? एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार अगर मैं लिक्विड से चलूं सॉलिड में, तो इसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो क्या कहलाएगा ये? सॉलिडिफिकेशन। अब सारे प्रोसेस पता हो गए, अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है ना? चलो, मैंने ये डायग्राम हटा दिया। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर आना चाहिए। उस प्रोसेस का जवाब या उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडेंसेशन? आपको स्टेट्स बतानी है। कंडेंसेशन क्या होगा? कंडेंसेशन। और एक बताना है आपको रिवर्स सब्लिमेशन। दो चीजें बतानी, कंडेंसेशन, रिवर्स सब्लिमेशन। कुछ लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अभी इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इफ दिस इज नॉट विजिबल, कलर चेंज कर लो श्रीमान। भैया आ जाओ, कलर वाला ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज यू हैव टू आंसर द कंडेंसेशन, की कंडेंसेशन में कौन सी स्टेट किसी स्टेट में चेंज होती है, ये लिखना है आपको, ये बताना है। पूरा 10 लाइन का जवाब नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ एक लाइन में ये लिखना है कि कंडेंसेशन में कौन सी स्टेट किस स्टेट में चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स सब्लिमेशन, मैंने आपको बताया रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है, रिवर्स सब्लिमेशन, ये आपको बताना है। ये दोनों के आंसर आप 1 करके पहले सब्लिमेशन का आंसर, कंडेंसेशन का आंसर कर देंगे और फिर 2 करके रिवर्स सब्लिमेशन का आंसर करेंगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का मैं हर एक आंसर का रिप्लाई करता हूं, हर एक आंसर्स को अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जरूर करना है। अब अपन ये जो सारी प्रोसेस अपन ने पढ़ी, इनका यूज बेसिकली है कहां? इनका यूज बेसिकली है सेपरेटिंग टेक्निक्स में। तो मैं आपको वैसे बता देता हूं, सेपरेटिंग टेक्निक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे भी आपके ये काम आने वाला है और जीवन में भी काम आता है, ठीक है ना। जीवन में भी कई बार ये काम आता है, तो मैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपके सिलेबस से 2022-23 सेशन में, सेशन 2022 एंड 23 सेशन में ये जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया है। लेकिन मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं? अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि श्रीमान आप पगला गए हैं क्या भाई, जो हमारे सिलेबस में नहीं उसको पढ़ा काहे रहे। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जीवन के सिलेबस में है और आगे आपको बहुत मदद करेगा। अगर नहीं करता, ये आगे भी बिल्कुल काम का नहीं होता, तो मैं इसको बिल्कुल कट करके निकल लेता, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, फालतू लोड नहीं लेना है। अगर जिसका मन नहीं है समझने का, जिसको नहीं लगता कि आगे ये जीवन में मेरे काम आएगा लेकिन मेरे को अभी भी जरूरी लगता है, तो फिर वो ना पढ़े, ठीक है।
तो दीज टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। देखो सेपरेटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है, हमने अगर दो चीजों को मिला दिया तो दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग करना है, ये सेपरेटिंग टेक्निक्स है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो गेहूं आता है खाने के लिए, अनाज जो गेहूं आता है, आटा पिसवाते हैं अपन, उस गेहूं के अंदर कुछ कंकड़ आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपकी मम्मी आपके दादी आज के जमाने में तो रेडीमेड आटा लेके आते हैं अपन, लेकिन पहले क्या करती थी, जब गेहूं लेकर आते थे तो उसमें से उसको ऐसे चाल चाल के उसमें से जो कचरा था नीचे निकाल दो, फिर उसमें कंकड़ बचेंगे उनको एक एक करके बीन रहे, तो वो क्या कर रहे, सेपरेट कर रहे, और जिस प्रोसीजर के थ्रू वो जा रहे दैट इज द सेपरेशन टेक्निक। वो प्रोसेस क्या है, सेपरेशन टेक्निक। तो वहां पर दो मिक्सचर्स को अलग करना इज अ सेपरेशन प्रोसेस, और उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होती है दैट इज नोन एज सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है, बेसिस ऑन द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो किसके आधार पर हम करेंगे ये सेपरेशन, हम करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर, और उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर। अब आप सब लोग देखेंगे कि इनका मेजर रोल कैसे रहता है सेपरेशन टेक्निक्स में। मैं कुछ एक चीजें यहां पर बताऊंगा आपको, जैसे ये ले लेते हैं अपन, सबसे पहले अपन लेते हैं सब्लिमेशन वाला प्रोसेस। सब्लिमेशन वाला प्रोसेस, मान लो मैंने यहां पर, मैं बता देता हूं आपको, मान लो मैंने क्या किया, सैंड के अंदर, यहां पर कुछ इसमें लिखा है क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पर बता देता हूं। मान लो मैंने सैंड के अंदर, ये सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल है, इस सैंड के अंदर मिला दिया अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला दिया, सैंड के अंदर अमोनियम क्लोराइड। अब मैं छान के तो नहीं निकाल सकता भाई, अमोनियम क्लोराइड इज ए केमिकल और मैं उसको छान के तो नहीं निकाल सकता, कुछ अमोनियम क्लोराइड सैंड के पार्टिकल्स पर लगा रह जाएगा, तो जो लगा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप गर्म करोगे तो ये सॉलिड स्टेट से सीधे सीधे किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब ये क्या हो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का ही फायदा उठा लेते हैं हम। किस प्रकार फायदा उठाएंगे, हमें पता है कि ये किससे, सॉलिड से सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म किया तो यहां पर जो सॉलिड स्टेट में था क्या, अमोनियम क्लोराइड, वो गर्म होकर गैस बनकर कहां आ गया, यहां आ गया। अब यहां तो तापमान ज्यादा था, इसलिए सब्लिमेशन हो गया, लेकिन ऊपर जाते जाते इसका तापमान कम है और ये सैंड तो यहीं रह गई, तो जो अमोनियम क्लोराइड ऊपर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडे होने पर वापस वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सैंड यहां रह गई, यहां पर कौन आया, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है। कौन सा अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल प्योर। सैंड आई गैस के साथ नहीं आई, तो इसको अलग कर लिया, सैंड को अलग कर लिया। क्लियर है। तो इस प्रकार हम यहां पर अलग कर सकते हैं, इस प्रकार इनको सेपरेट कर सकते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये आपको बता दिया मैंने। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू द वेपर। इफ द वेपर आर कूल्ड दैट इज कन्वर्टेड बैक और चेंजेस बैक इनटू द सॉलिड आल्सो। इज इट क्लियर? चलो बहुत अच्छा। ऐसे इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन में भी क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में बदलना। आपने अभी पढ़ा ही होगा, इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस पर बदलना। तो कैसे होगा, यहां पर वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं एक टर्म होती है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है कि आप इसको क्या करोगे, वेपराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड से गैस में बदलना। किस टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। लेकिन यहां पर तो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट है, इवेपोरेशन इस तरह से डिफरेंट है कि ये तो एक बल्क फिनोमिना है। क्या ये बल्क फिनोमिना, इसमें पूरा ही लिक्विड जो होगा वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जितना टेम्परेचर मत रखो, इससे कम टेम्परेचर पे भी सरफेस के जो पार्टिकल है, सतह के जो पार्टिकल है, वो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट से लेकर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। उनकी फेज जो है लिक्विड से गैस में बदल जाता है। लेकिन पूरा वॉल्यूम नहीं बदलता, सिर्फ कहां के बदलते हैं, सरफेस। किसमें कौन बदल रहा था, पूरे वॉल्यूम के पार्टिकल्स चेंज होना शुरू हो गए।
इसमें सिर्फ सरफेस के, यानी द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट पॉइंट इज मच इंपॉर्टेंट, यू बोल सकते हैं अपन, कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, मैं यहां पर बता देता हूं सरफेस फिनोमेना है। Particles at the surface of the liquid absorb enough energy to overcome the forces of attraction, latent heat of the vaporization and it changes to the vapor state। भाई वहां पर भी क्या हो रहा था, वहां पर हम उतनी हीट अगर दे दें उस पार्टिकल को जितनी उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता था। अब यहां तो क्या हो रहा था, सबको बांटनी पड़ रही थी वो, तो ज्यादा अमाउंट में चाहिए थी। यहां पर क्या हुआ, सरफेस के पार्टिकल्स ने देखा कि एनवायरनमेंट में भी हीट है, तो उसने ले लिया उनको। अब नीचे तक तो पहुंचने नहीं देंगे वो, सरफेस वालों ने ले लिया और उन्होंने इतनी हीट ले ली कि वो अब कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप। इसी का यहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि अपने जो टॉवल्स होते हैं सरफेस एरिया हम बढ़ा दे, फैलाकर अगर सुखाते हैं कपड़ों को हम, तो जल्दी सूखते हैं नहीं, ज्यादा इवेपोरेशन होता है। जब हम उनको सिकुड़ा के करेंगे तो यहां पर कम इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन की रेट जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा सरफेस पे से जो वाटर होगा वो हवा में उड़ जाएगा। क्लियर है बात। जैसे एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आप सब लोग जब हवा तेज चल रही होती है, आपने देखा होगा हवा तेज चल रही होती है तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या फिर कभी कभार ये होता है कि कपड़े नहीं सूखे होते, थोड़े बहुत गीले रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पंखे के सामने लाके सुखा दिए, फुर्र 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 सुखा रहे। इससे क्या होगा, जैसे ही विंड बढ़ेगी, जैसे हवा बढ़ेगी, हवा तेज चलेगी, तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना तो जल्दी होगा ही सही, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। आपने देखा होगा बारिश में, गर्मियों की बात करूं मैं, गर्मी का जो सीजन होता है उसमें कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या होता है, जल्दी सूखते हैं। लेकिन जबकि यहां क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से सूखते हैं। वैसे अगर मैं सर्दी की बात करूं तो सर्दी में तो भैया टेम्परेचर ही कम होता है, तो वो क्या सूखेंगे, देर से सूखेंगे। चलो ये तो मैंने देख लिया टेम्परेचर का सीन हुआ। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं, बारिश वाले सीजन की बात करूं, रेनी सीजन की, तो यहां पर तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, फिर भी कपड़े इसके कंपैरिजन में क्या सूखते हैं, देर से सूखते हैं, फिर भी कपड़े देर से सूखते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, भाई यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ, बारिश के सीजन में जो होता है, एयर के अंदर ऑलरेडी, एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा होता है। एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर ऑलरेडी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा है, तो आपके कपड़ों से जो मॉइस्चर निकलेगा, उस मॉइस्चर को क्यों लेगी, वो बोलेगी अरे मेरे पास ऑलरेडी है भाई यार, क्या जबरदस्ती दे रहा हूं मुझे मॉइस्चर, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, कम एक्सेप्ट करेगी। ठीक है ना, तो कम एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, जब कोई ले ही नहीं रहा तो हम जल्दी कहां जाए, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लो डाउन इन द ह्यूमिड रीजन, और यूं बोल सकते हैं कि ह्यूमिड सीजन में भी ये स्लो डाउन हो जाता है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी में इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये ह्यूमिडिटी का इंक्रीज मतलब मॉइस्चर के अंदर, यहां पर मैं बता देता हूं, सॉरी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं, तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट अंडर द, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा एयर में, इनसाइड एयर, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एयर के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम। हवा सूखी होनी चाहिए, गर्मियों में हवा सूखी रहती है, सूखी रहने की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि और ज्यादा दे दो मुझे। गर्मियों में तो सूखा रहता है ना, तो गर्मियों में तो हवाएं बोलती है कि लाओ यार, और वो दो, मॉइस्चर दो हमें, यानी कपड़ों का मॉइस्चर सोख लेती है जल्दी, जबकि बारिश में ऐसा नहीं होता। इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, हवा जब तेज चलती है तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। अब आप यहां पर देखोगे इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, लिक्विड अगर इवेपोरेट होगा तो क्या लेकर जाएगा, हीट। क्या खाएगा, हीट। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर लिक्विड जो है इवेपोरेट होने का मतलब क्या होगा भैया, वो गैस में बदल गया।
यानी कि इसमें गैस में बदलने के लिए यहां पर जो सराउंडिंग था उस सराउंडिंग से इसने क्या ले लिया, हीट। क्या ले लिया, हीट। मतलब यहां पर इस सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, कम। भाई जितना ये लेगा उतनी ही इस सराउंडिंग की हीट क्या हो जाएगी, कम। हीट कम होगी तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर भी कम हो जाएगा क्योंकि वो हीट कहां चली गई, लिक्विड में गैस बनने में यूज कर ली। तो व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट एज द रिजल्ट द सराउंडिंग बिकम कोल्ड, यानी उसका तापमान कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसका एग्जांपल इसलिए ये बताता हूं, आपने कभी कभार आपके हाथ पर अगर पेट्रोल की बूंद पड़ गई तो पेट्रोल की बूंद हाथों हाथ गायब हो जाती है, उड़ जाती है, और जहां पर वो पेट्रोल की बूंद गिरती है उस जगह पर आपको लगता है बिल्कुल ठंडा, चिल्ड, जैसे तो बर्फ डाली हो। तो वो ऐसा क्यों लगता है, जिस पार्ट पर, बॉडी के जिस पार्ट पर पेट्रोल की ड्रॉप गिरती है वो पेट्रोल की ड्रॉप क्या करती है, उस बॉडी के उस पार्ट का जो हीट होता है उस हीट को अपने अंदर ले लेती है, हीट खींच लेती है। किससे, बॉडी पार्ट से हीट खींच लिया और किस में बदल गई, गैस में। तो हीट खींच के गैस में बदल गई तो वो तो बदल के निकल ली, लेकिन मेरी वहां पर उस पर्टिकुलर लोकल क्षेत्र में तो मेरे यहां पर तापमान कम हो गया ना, हीट तो कम हो गई। तो वहां पर हीट कम होने से वहां का तापमान कम हो गया, और जहां का तापमान कम होता है किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो वहां पर हमें ठंडा लगता है, वहां पर हमें ठंडा लगता है। ठीक है, तो एग्जांपल है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑन द ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन वाटर एब्सॉर्ब हीट। जैसे गर्मियों में क्या होता है, भाई मैं तो गांव का बच्चा हूं तो मैं सब जानता हूं, गर्मियों में हम क्या करते हैं, बाहर चबूतरे होते हैं, चबूतरे पे सोते हैं बाहर। अभी आजकल तो कूलर, पंखे, एसी सब हो गए तो आजकल तो कोई आदमी बाहर नहीं सोता, लेकिन पहले गांव में चबूतरों पे सो जाते थे आदमी रात में। तो क्या करते थे, जो पक्के चबूतरे होंगे जिसमें वो बिल्कुल ऐसे फर्श हो रखा है, चट्टाने बिछी हुई है, तो वो चट्टाने तो गर्म रहती है दिन भर, तो गर्म होने की वजह से क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। उसमें पानी डालते क्या करेगा, वो पानी उसकी चट्टानों की हीट जो है उसको सोख लेगा और क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, यानी कि वो पानी उसकी हीट को सोख कर उड़ जाएगा। लेकिन उसने वहां से जब हीट सोखी तो उस चट्टान का टेम्परेचर क्या हो गया, कम, क्योंकि चट्टान की हीट हो गई कम, तो कम होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए, वाटर एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सरफेस व्हिच मेक द सरफेस कूल, और इसकी वजह से सरफेस कूल हो जाती है। अब ये शर्ट है यार, वैसे मेरे पास तो ऐसी शर्ट ना है, बहुत अच्छी प्यारी शर्ट लग रही है, ठीक है, अब कहेंगे हम भी कि हमें भी दिला दो। ड्यूरिंग द समर वी परस्पायर मोर एज स्वेट जो होता है, स्वेट मतलब पसीना, एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेस्पायर करते हैं तो हमारा जो पसीना है वो ज्यादा आता है। वो पसीना आने की वजह से, वो पसीना क्या होता है, वो एक तरह का लिक्विड है, तो वो लिक्विड क्या करता है, हमारी बॉडी की जो सरफेस है उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करके हवा में उड़ जाता है। तो जैसे वो हवा में उड़ेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देगा, वो कम, तो हमें कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। Wearing cotton clothes in the summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates it absorbs the heat from our body and thus body is cool। सिंपल सा फंडा है, वही फंडा है बिल्कुल सारा सा। अब यहाँ पर अगर अपन कूलर की बात करें, डिजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन द हॉट एंड ड्राई डे एज इवेपोरेशन इज मोर इन सच कंडीशंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डिजर्ट कूलर क्यों काम करता है। डिजर्ट कूलर क्या करता है, यहाँ पर भैया पानी आ रहा होता है तो उस पानी को ये क्या करता है, ये हवा जो आती है वो पानी के थ्रू आती है, तो वो हवा के अंदर, हवा का तापमान है मान लो ज्यादा, तो वो पानी जो था साथ में, पानी जो था ये हवा का तापमान है, पानी जो था उस पानी ने क्या कर ली, इसकी हीट खींच ली, किसकी, हवा की। हवा की हीट खींचते ही हवा क्या हो जाएगी, ठंडी। हवा का तापमान क्या हो जाएगा, कम। हवा का तापमान कम होगा तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस हवा के साथ लेकिन पानी भी मिक्स हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा इसका, यानी हवा तो ठंडी होगी लेकिन मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। यानी कि ड्राई सीजन में तो, गर्मियों के दिनों में तो ये बिल्कुल ओके हैं, लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है इसका, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है तो ह्यूमिड होता है, और ह्यूमिड होने पर ये मॉइस्चर जो बड़ा है, इस मॉइस्चर को हमारी एयर सपोर्ट नहीं करती, इस मॉइस्चर को हमारी एयर जो होती है वो कोशिश नहीं करती, इसको सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से फिर इतना ठंडा हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जहां तक इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं बढ़ाएगा वो इसको कूल कर ही नहीं पाएगा, और कूल नहीं होगा क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी तो इतना भी होगा ना, मॉइस्चर भी बढ़ेगा।
तो फिर यहाँ पर हमें चिपचिपा सा लगने लगेगा। समझ रहे हो ना, जब होता है ना ऐसी चिपचिपी गर्मी हो गई है तो वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली भाई दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा सब कुछ जो है समझने में बहुत आसानी रही होगी। और अगर ऐसा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे, और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है। और जो बच्चे एएसएलएल के एक्सक्लूसिव कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं जिसमें वो खतरनाक विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं, तो ये नंबर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। ये आपका कैप्टन कोर्स है और आप कैप्टन की तरह ही लीड करेंगे। अगर आपने अभी से अपना गोल फिक्स कर लिया है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, तो आप शक्ति 2025 में इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलेंगे आपको खतरनाक विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स और साथ के साथ 4 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर ऑफ मेंटरशिप आपको मिलती है। और यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी करवाता है। ठीक है, और अभी अभी हमने कोटा के अंदर लर्निंग सेंटर्स खोले, तो आप अगर यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।